Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic is methods used by athletes to gain weight healthfully. पहले हमने पढ़ा था कि किन मेथड्स के ज़रिए से सक्सेसफुली और हेल्थफुली हम वेट लूज़ कर सकते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कि जो एथलीट्स अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो किन तरीक़ों से अपना वेट बढ़ा सकते हैं. So best way to gain weight is through resistance training program. So what is resistance training program? Resistance or strength training, it improves muscle mass, strength and power. It strengthens connective tissue, tendons, ligaments and bones. So muscle mass increases when muscles are challenged to work against resistance. तो आपकी रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वही होती है जिसमें आपके मसल्स को चैलेंज मिल रहा होता है. आपके मसल्स किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, किसी फोर्स के ऑपोजिटली वर्क कर रहे होते हैं, तो वो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है. तो इसी को हम ओवरलोड प्रिंसिपल भी कहते हैं. ओवरलोड प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं. ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है कि इसमें आप आपके जितना मसल्स आपका उठा सकते हैं, पावर उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक हद तक, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स देख लें, ठीक है, वुमेन देख लें आप, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ अपनी जितनी आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ बिल्टअप हुई हुई है, ठीक है, उस हिसाब से आप 5 kg वेट उठा सकते हैं, ठीक है. लेकिन फिर आप जो है अगर 5.5 kg वेट उठाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हाफ kg है वो आपके मसल्स के ऊपर चैलेंज पड़ रहा है, ठीक है. आपके मसल्स दे आर वर्किंग अगेंस्ट इट और वो प्रेशर बेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो वो होता है कि अपने मसल्स को चैलेंज करना, और जब आपके मसल्स चैलेंज होते हैं तो आपका वेट इंक्रीज होता है. ऐसे क्या होता है कि अब मसल्स बॉडी को पता चल जाता है कि जी हमने इस अपनी जितनी उनके अंदर ताकत है उससे ज़्यादा उन्होंने वेट उठाना है. तो बॉडी क्या करती है, जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना जो है उसमें से प्रोटीन लेती है और मसल्स के अंदर स्टोर करना शुरू करती है. मसल्स में ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करना शुरू करती है. उसके अलावा आपके मसल्स बढ़ना शुरू होते हैं, ज़्यादा मसल मास बनना शुरू होता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा वेट उठा सकें. तो इसको ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं कि जब तब तक नहीं बढ़ता, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं बनती या आपकी मसल ज़्यादा नहीं बनते जब तक आपके मसल्स को चैलेंज नहीं मिलता. तो जब आपकी मसल्स बढ़ जाते हैं तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं. उसमें ये होता है कि आपकी मसल्स अडेप्ट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस उठाने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 5.5 kg किया, ठीक है, आपके मसल्स अडेप्ट हो गए, अब आप 6 kg वेट उठाना शुरू करें. जब आप 6 kg वेट उठाना शुरू होंगे, फिर दोबारा से मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मसल दोबारा अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेंगे, ज़्यादा मसल मास बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको 5 kg उठाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. जब आपको मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल, आपको लगेगा कि आप ईजिली उठा सकते हैं, तो फिर आप उसके बाद फिर हाफ kg और इंक्लूड कर लें. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट बढ़ाते जाना या अपनी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाना या अपनी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना, उसको हम ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं. और इसकी वजह से आपका मसल मास बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं. और हाइपरट्रॉफी ही हम एथलीट्स में इंड्यूस कराना चाहते हैं. तो जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे एथलीट्स का मसल बढ़ सकता है, एथलीट्स का मसल मास बढ़ सकता है, वो है थ्रू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. अब कुछ एथलीट्स होते हैं जिनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है उसका उनके एथलीट स्पोर्ट से काम नहीं है, लेकिन उनको वेट बढ़ाना है. तो अगर वो वेट अपना बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उनकी एक्टिविटी में, उनके वर्कआउट सेशन में रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है. अब मसल हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग और मैक्सिमल स्ट्रेंथ या पावर की ट्रेनिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है. मैक्सिमल हम अक्सर ऐसा होता है कि हम वेट उठा के हम अपने मसल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग जिनके ज़्यादा मसल्स नहीं होते उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ या ज़्यादा पावर होती है. फॉर एग्जांपल रनर्स जो हैं, मैराथन रनर्स जो हैं, मैराथन रनर्स का लीन बॉडी मास होता है, उनके पास फैट नहीं होती, लेकिन उनका एक्सट्रीम मसल मास ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, बट स्टिल दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट, ठीक है. तो थोड़ा सा फ़र्क है स्ट्रेंथ या पावर बढ़ाने में, और थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ मसल बढ़ाने में. कभी इवन स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है, अच्छा, आप
सर्च कीजिएगा, एक कंपटीशन अमेरिका में, अमेरिकन प्रोग्राम है, रियलिटी प्रोग्राम है, स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन। तो जो स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन है उसमें होता क्या है कि उसमें नॉर्मली लोग आते हैं और वो आके अपने हाथों से ट्रक उठाते हैं या कोई ना कोई चीज़ उठाते हैं, या उनका कंपटीशन होता है कि उन्होंने लकड़ी काटनी है, ठीक है, एक्स से, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन नॉर्मली आपकी जो डे टू डे वर्क होते हैं उनको अगर आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में जो एथलीट्स होते हैं वो भी एथलीट्स ही हैं एक लिहाज से, ठीक है। और जो आप अगर देखेंगे वेट लिफ्टर्स के एथलीट्स, दोनों में फ़र्क है। अब जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो एस्थेटिक के लिए होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि उन्होंने जजेस के सामने खड़ा होना होता है, उन्होंने वेट उठाना होता है। तो उनका काम क्या होता है, वो अपना बहुत ज़्यादा मसल मास बढ़ाते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बफ्ड अप इंडिविजुअल्स होते हैं। लेकिन अगर आप और उनकी फिर वेस्ट बहुत ज़्यादा नैरो होती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में देखेंगे, इंडिविजुअल्स देखेंगे जो कि पार्ट ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनका जो आगे से एब्डोमेन एरिया है वो थोड़ा चौड़ा होता है, उनके जो हैं पीछे से जो बैक के मसल्स हैं वो चौड़े होते हैं, उनकी नैरो इतनी चौड़ी नहीं होती, नैरो वेस्ट नहीं होती। तो क्या होता है कि वो जो है अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे होते हैं, ठीक है। उनके उनके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू मसल लिफ्टर्स, जो कि वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनके मसल ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये है कि इन इस तरह के जो एथलीट्स होते हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो एथलीट्स जो अपनी पावर या स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं उनका थोड़ा सा ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाती है, और जो वो एथलीट्स जो सिर्फ मसल्स बढ़ाना चाहते हैं उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रा डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो जो जिनकी मसल्स बढ़ाने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर वेट उठाते हैं, वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। जो स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे होते हैं वो इस तरह से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पैरों के साथ बहुत ज़्यादा वेट्स, अपने पाँव एंकल्स के ऊपर वाले जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट बांध के फिर दे रन, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी पावर बढ़ाना है, ठीक है। पैरों में पावर बढ़ाना है, अपनी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सके व्हेन दे रन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अच्छा, अब फिर जो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आहिस्ता 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 आप अपना वेट बढ़ाते जाएं। तो आहिस्ता 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 आप अपने सेट्स बढ़ाते जाएं, अपनी रिपीटेशंस बढ़ाते जाएं, अपनी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जाएं। तो उस तरह से आहिस्ता 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 आपके मसल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से के हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो मेजर मसल्स हैं उनको वीक में 2 दफ़ा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उन मेजर मसल्स की वीक में 2 दफ़ा एक्सरसाइज होनी चाहिए। मेजर मसल्स आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स हैं, बाइसेप्स हैं, आपके थाइज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो मेजर बड़े मसल्स हैं उनको आपकी इस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज हो ट्वाइस अ वीक। अब फिर उसमें हम क्या करेंगे कि वेट लिफ्ट करेंगे, और वेट हमें लिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, सेट्स होते हैं, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि एक सेट में रिपीटेशंस होती हैं एक टाइप की एक्सरसाइज की, और हमने एक सेट में हो सकता है कि 10 रिपीटेशंस हो सकता है 5 या 7 रिपीटेशंस हों, ठीक है। और फिर वो जो एक सेट होता है वो आप हर एक्सरसाइज में 3 से 4 दफ़ा करते हैं, 5 दफ़ा करते हैं, 10 दफ़ा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ज़्यादा इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब जो आपका वेट है वो आपका ट्वाइस अ वीक आपने वेट लिफ्ट करना है, और उसमें आपने ट्वाइस अ वीक आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो एक एक्सरसाइज में आपकी 3 to 5 सेट्स होने चाहिए, ठीक है। और 3 to 5 सेट्स में आपका जो एक सेट होगा उसके अंदर 2 to 8 रिपीटेशंस पर सेट होनी चाहिए, ठीक है। और इनको आप इस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 सेट्स करने हैं तो आप 2 रिपीटेशन से शुरू करें, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो फॉर एग्जांपल आपकी 2 रिपीटेशंस हैं, तो 2 रिपीटेशंस फॉर एग्जांपल अगर आप 3 सेट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपकी 6 हो जाएंगी। तो आपकी शुरू में आप 6 रेपिटेशंस 6 टाइम आप वेट उठाएंगे, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 आप अपनी रेपिटेशंस बढ़ाते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपना सेट्स बढ़ाते जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करते हैं। अब प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं। अब
जो आपकी एक्सरसाइज, एक बार आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी हो जाती है तो एक्सरसाइज एक्टिविटी के दरमियान में आपने 48 आवर्स का रिकवरी पीरियड देना है, ठीक है। मतलब ये आपकी तकरीबन एक्सरसाइज के बाद आपकी तकरीबन 2 दिन बन जाते हैं या 1.5 डे बन जाता है। तो इस तरीके से आप रिकवरी पीरियड देते हैं। उस रिकवरी पीरियड में मसल्स बनते हैं, उनके जो टीयर्स हैं वो रिपेयर होते हैं, मेंटेन होते हैं, और यही वो टाइम होता है जब आपको अक्सर खलियाँ भी पड़ जाती हैं। और खलियाँ जो पड़ती हैं तो उसमें ये होता है कि आपने खलियाँ रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज करते रहें, तो आहिस्ता 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 आपकी मसल्स में आदत हो जाएगी और आपकी खलियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएंगी। तो और दूसरी बात ये कि खलियाँ जो पड़ती हैं वो इस तरह से भी पड़ती हैं कि शुरू में अगर आप जो जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी आपके अंदर एबिलिटी है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। अक्सर होता है जिम एंथुसियास्ट जो लोग नया नया जिम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि शुरू दिन ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, और एक नई चीज़ शुरू होने के जोश वलवले में कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आहिस्ता 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 स्लोली आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, क्योंकि फिर वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होती है मसल्स में, और आहिस्ता आहिस्ता वो पेन ख़त्म होती है। तो उसका रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप स्लोली करेंगे तो एक तो आपकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, हिम्मत भी बढ़ जाएगी, और आपको इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, और फिर आपका जोश और वलवला जो एक्साइटमेंट है वो कायम रहेगी। तो इस तरीके से आप इस ट्रेनिंग मेथड के ज़रिए से, इस एक्सरसाइज मेथड के ज़रिए से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। अब वेट गेन जब करना होता है आपने, तो वी शुड ट्राई टू अचीव पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस इन एथलीट्स। तो वेट गेन करने के साथ साथ हमने पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस रखना है, ताकि बॉडी जो है हेल्थफुली वेट गेन करें, मसल मास इंक्रीज करें। So, higher caloric intake and lower energy expenditure results in positive energy balance, or athletes can achieve it by increasing food intake without decreasing exercise. तो इसमें आपका ये आ जाता है कि आपने पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आप कैसे लेके आएंगे कि आप ज़्यादा एनर्जी इंटेक लेंगे और कम आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा खाएं, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर भी जितना आप खा रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक्सपेंडिचर किस तरह से करते हैं, हम एक्सरसाइज के ज़रिए से करते हैं, एक्टिविटी के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा खाएं, ज़्यादा का मतलब है कि अच्छी हेल्थ सोर्सेज के ज़रिए से, न्यूट्रिएंट्स फूड के ज़रिए से हम कैलोरिक एनर्जीज जो ले रहे हैं वो लें, और हम एक्सरसाइज जो है जितना हम खा रहे हैं उतनी हमारी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक्सरसाइज कम कर दें। देखिए एक्सरसाइज आपकी उतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है, या अगर आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं तो जितनी आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा आप, जितनी आपकी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे उतनी आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपने 500 कैलोरीज ज़्यादा डाल देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक्सरसाइज कम कर दें, एक्सरसाइज आपकी उतनी रहेगी, आपने कैलोरीज और इंक्लूड कर देनी है अपनी डाइट में। So adding 2300 to 3600 calories can increase the muscle mass by 1 pound. तो जितनी आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप 2300 to 3600 कैलोरीज और इंक्लूड कर देते हैं तो आपका मसल मास 1 पाउंड तक इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम इससे भी ज़्यादा एनर्जी या कैलोरीज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा फैट मास बनना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने उतनी कैलोरीज देनी है कि बॉडी उस कैलोरीज को एक्सपेंड करे कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और बाकी जो कैलोरीज बचती हैं उनसे वो उनको कन्वर्ट करें मसल मास में, मतलब प्रोटीन में और ग्लाइकोजन में, और वो मसल्स में स्टोर करें। बस इतनी होनी चाहिए कि बॉडी में की मसल्स में जितनी एबिलिटी है ग्लाइकोजन स्टोर करने की और जितनी मसल मास इंक्रीज करने की एक एक्सरसाइज की वजह से, तो उतनी आपके पास कैलोरीज होनी चाहिए। लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है, तो वो जो कैलोरीज होंगी, अब बॉडी ने आपके पास जब कैलोरीज आती हैं, ठीक है, आपने खाना खाया, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, काफ़ी हद तक तो आपकी कैलोरीज आपकी एक्सरसाइज में, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में, आपके मसल फंक्शनिंग में यूज़ हो जाती है, ठीक है। बाकी जो कैलोरीज बचती हैं वो क्या करते हैं, मसल बॉडी यूज़ करती है मसल्स की रिपेयर टेयर मेंटेनिंग में,
फिर जो बचती हैं उसको वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और बाकी जो होती है उसको प्रोटीन की फॉर्म में मसल मास इंक्रीज करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन अब अगर और भी ज़्यादा बच रही हैं तो वो कैलोरीज जो हैं फैट में कन्वर्ट होके एडिपोज सेल्स में चली जाएंगी, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करवाना है, लेकिन हमने फैट मास इंक्रीज नहीं करवाना। तो हमारी कैलोरी इंक्रीज इतना होना चाहिए कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए, हमारा मसल मास भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे वरना फिर आपका फैट मास भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। So only enough calories should be provided to cover body's need to synthesize new tissue without exceeding caloric requirement. तो इसमें आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका वेट के गोल जो होना चाहिए वो पर वीक 1/2 to 1 pounds इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। पर वीक आपका मसल मास 1 to 1/2 pounds इंक्रीज होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका वेट गोल नहीं होना चाहिए। During weight gain goal period, if increase in exercise, for example aerobic exercise occurs, then additional increase of 300 to 500 calories is needed to cover the energy demands and gain muscle mass. अच्छा, अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका जो है वेट गेन पीरियड है, ठीक है, आप अपना मसल मास बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने अपना प्लान बना लिया कि इतनी एक्स्ट्रा हमने कैलोरीज डालनी है और हमने इतना खाना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करते करते आपकी एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपकी एरोबिक एक्टिविटी बढ़ गई है या आपकी रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, तो इसमें जो है मसल्स बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो जब आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपने अपनी कैलोरीज, जितना एक्स्ट्रा एडिड कैलोरीज डाली थी उतनी फिर आपको और एडिड कैलोरीज डालनी पड़ेंगी, ताकि आपका पॉजिटिव वेट गेन हो सके, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो सके। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एडिशनल कैलोरीज। तो जो आपकी एडिशनल कैलोरीज होंगी, आपने अब देखें ज़्यादातर एथलीट्स ये सोचते हैं कि अगर हमने अपना मसल मास इंक्रीज करना है तो हम प्रोटीन ज़्यादा लें। तो अगर वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और अपने कार्ब्स कम कर देते हैं, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा क्योंकि आपकी जो प्रोटीन होगी वो आपकी फिर प्रोटीन को बॉडी कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होंगी बॉडी की ज़रूरत के लिए, मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए, बॉडी की बाकी एनर्जी नीड्स यूज़ करने के लिए, ठीक है, ब्रेन की नीड्स यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। उसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगी डाइट में तो इंडिविजुअल जो एथलीट है वो एक्सरसाइज करते हुए एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज करते हुए, उसको ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज करते हुए, तो वो प्रॉपर आपका बॉडी में स्टोर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपने वेट गेन करना है तो एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स। नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली एथलीट्स नीड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप क्या ज़्यादा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होनी चाहिए उसमें ज़्यादा आपकी कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज़ होने चाहिए, उसके प्रोटीन भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन पहले आपकी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रोटीन होनी चाहिए। तो उससे ये तो आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के हिसाब से 55 to 60% आपकी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो उसमें अब आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखें तो फिर ये कन्वर्ट अगर करें तो तकरीबन आपकी 300 to 500 कैलोरीज जो हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट की तरफ से आनी चाहिए, ताकि आपके प्रोटीन्स स्पेयर हो जाएं, प्रोटीन्स सिर्फ स्पेयर हो जाएं मेंटेनिंग ऑफ मसल्स, मेंटेनिंग ऑफ बॉडीली फंक्शंस और मसल मास बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है अगर कम होंगी कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर मसल्स प्रोटीन जो है मसल्स बनाने के लिए नहीं यूज़ होगा, प्रोटीन फिर बॉडी की एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, तो फिर आपका मसल मास बढ़ेगा ही नहीं। नाउ टू अचीव पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन एथलीट, ठीक है, कि आपकी पॉजिटिव प्रोटीन आपके अंदर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी हायर प्रोटीन इनटेक होगी
तो इसका मतलब ये है कि देन कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब ये है कि आपका मसल मास बढ़ेगा। तो जो RDA है जनरल पॉपुलेशन में वो 0.8 ग्राम पर केजी है, लेकिन RDA एथलीट में 1.4 टू 2.0 ग्राम पर केजी होना चाहिए। अब इस पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि 1.2 टू 2.0 ग्राम क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो 1.2 है वो 1.2 ग्राम जो है वो एक्चुअल में सेडेंट्री एथलीट्स के लिए है, ठीक है। एथलीट्स सेडेंट्री पीरियड्स में से भी जाते हैं, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ रिकवर कर रहे होते हैं या वेकेशन होते हैं या उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो वो उनकी एक्टिविटी तब भी होती है लेकिन बहुत कम लेवल्स पर होती है, एक हायर एथलेटिक लेवल पे या हायर एक्सरसाइज उनकी नहीं होती, बहुत कम एक्सरसाइज होती, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उनके लिए 1.2 होती है। लेकिन अगर हम देखें नॉर्मल वर्किंग एथलीट्स जिनकी जो एक्टिव हैं इस वक्त या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो कंपटीशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए 1.4 टू 2.0 ग्राम पर केजी होने चाहिए। सो इफ एनीवन आस्क्स यू एथलीट्स की प्रोटीन RDA क्या है, तो आप 1.2 नहीं कहेंगे, आप 1.4 टू 2.0 कहेंगे, लेकिन आप बताएंगे कि इफ़ एन एथलीट इज टूवर्ड्स अ सेडेंट्री पीरियड तो तब उसकी 1.2 होगी। तो जो ये रेट है ये आपकी जनरल पॉपुलेशन से ट्वाइस ज़्यादा है, क्योंकि एथलीट्स को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है और ये एग्जांपल्स भी हम लोग पहले कर चुके हुए हैं। अब अगर एथलीट का 85 kg वेट है, ठीक है, तो अगर हम उसको हम देखें, हम मेजर करें तो उसको तकरीबन एक्सरसाइज के हिसाब से और उसकी बाकी उसकी हाइट और वेट के हिसाब से तो उसको फॉर एग्जांपल 3200 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसने मसल मास बढ़ाना है, तो हम इसमें 500 कैलोरीज और डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको 3700 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब अगर उसका एक्टिविटी लेवल देख लें, ठीक है, और मैंने बताया कि उसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एथलीट के लिए 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होती है, तो हम उसके हिसाब से हम उसको 1.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन दे देते हैं। तो 1.8 ग्राम पर केजी को अगर हम करें 85 केजी के हिसाब से, तो एथलीट को प्रोटीन जो डेली चाहिए वो 153 ग्राम चाहिए। अब अगर हम देखें कि 153 ग्राम कितना परसेंट कैलोरीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम सिंपली 153 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरीज प्रोटीन देती है, उसको डिवाइड कर देंगे 3700 से, तो हमारे पास आ जाएगा फिगर 16.5%। तो इसका मतलब ये है कि जो एथलीट है उसमें प्रोटीन जो है 16.5% कैलोरीज जो है प्रोटीन वो एथलीट को प्रोटीन की तरफ से आ रही हैं। तो बल्कि जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है आम जनरल पॉपुलेशन के लिए वो 10 टू 20% कैलोरीज है, लेकिन यहाँ पे हम एथलीट को 16.5% कैलोरीज देंगे, जिससे कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इंड्यूस होगा और जिससे कि एथलीट की मसल मास बढ़ जाएगा। तो इन तरीक़ों से हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के ज़रिए से, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के ज़रिए से हम एथलीट की मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्स का क्या इफ़ेक्ट होगा वेट गेन में और हमें सप्लीमेंट्स किस तरीके से लेने चाहिए। तो जो सप्लीमेंट्स हैं वो एथलीट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, मीनिंग कि ये जनरल परसेप्शन है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप मसल्स मास बढ़ाना चाहते हैं, आप एक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हैं, आप एथलेटिक ट्रेनिंग की कंपटीशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो अपनी सप्लीमेंट्स को इसी तरह से मार्केट करते हैं, जिसकी वजह से एक परसेप्शन बन गया है, जनरल परसेप्शन बन गया है कि जी सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन जनरली देखा जाए तो सप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, हम कैलोरिक नीड्स बगैर सप्लीमेंट्स के भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंटेशन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो जितनी भी आपकी फॉर एग्जांपल आपका फूड से आपकी इनफ कैलोरीज पूरी हो रही हैं और हम साथ में सप्लीमेंट्स भी देते हैं कि जी हमारा मसल मास ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सप्लीमेंटेशन में जो प्रोटीन है वो आपके लिए एक्सेस है, अगर आप एक्सेस लेंगे प्रोटीन, तो वो जो एक्सेस प्रोटीन है जितनी बॉडी को चाहिए उतना वो ले लेगी, लेकिन बाकी जो प्रोटीन है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, मसल मास ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ होगी। तो हमने ये देखना है कि
हम सप्लीमेंटेशन सिर्फ तब दें जब हमारी कैलोरिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल एथलीट के पास टाइम नहीं है सारा दिन स्नैकिंग करने का, सारा दिन थोड़े थोड़े मील्स पढ़ाने का, या एथलीट सफ़र में है और उसके पास टाइम नहीं है खाना खाने का, या एथलीट की एक्सट्रीमली हाई कैलोरिक नीड्स हैं और वो सारा दिन खाना नहीं खा सकता, उसके पास टाइम नहीं बचता फिर एक्सरसाइज का या सोने का। तो ऐसे में फिर हम उनकी एक तो एनर्जी डेंस फूड्स कर देते हैं और दूसरा हम उनको फिर सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं ताकि उनका एक ही टाइम पे ज़्यादा उनको एनर्जी मिल जाए। तो सप्लीमेंटेशन आपने सिर्फ देखना है कि अगर एथलीट की कैलोरी नीड्स पूरी नहीं हो रही तो सप्लीमेंटेशन दें, वरना सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, सप्लीमेंटेशन मॉडरेशन में यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपने ये देखना है कि आपकी फूड से एनर्जी पूरी हो। जब फूड से एनर्जी पूरी नहीं होती तो जितना डेफिसिट रह जाता है वो सप्लीमेंटेशन से पूरा करें। लेकिन ऐसा ना करें कि पहले आप सप्लीमेंटेशन देना शुरू करें और इसके इर्द गिर्द फूड इनटेक कंस्ट्रक्ट करें। पहली आपकी प्रायोरिटी फूड आना चाहिए, फिर फूड के बाद सप्लीमेंट्स आने चाहिए। तो नॉर्मली जो आपके कैलोरिक सप्लीमेंट्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल अगर एक आपका 8 आउंस ड्रिंक है, 8 आउंस ड्रिंक आपका तकरीबन 1 कप बनता है, ठीक है। तो अगर आपका 8 आउंस ड्रिंक है या फिर आपका पाउडर है जो कि आप 8 आउंस फ्लूइड में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन आपको 300 to 500 कैलोरीज देता है पर आउंस, पर आउंस नहीं, इन 8 आउंस। 8 आउंस में तकरीबन आपकी 300 to 500 कैलोरीज होती हैं। तो इसमें ज़रूरी आ जाता है कि आप लेबल्स रीड करें, ठीक है। आप देखें कि वो जो आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें किस तरह के ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स हैं या दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं, आपकी किस तरह की फैटी एसिड्स कंपोजिशन है, किस तरह की आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लेबल्स पढ़ें। और दूसरा, कई इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सप्लीमेंट्स में होते हैं और कई जगहों पे वो बैन होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान या फिर कंपटीशन के दौरान वो बैन होते हैं। तो अगर वो पता चल जाए ऑर्गेनाइजेशन को तो वो एथलीट्स जो हैं वो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते। तो यू हैव टू रीड द लेबल्स वेरी केयरफुली। वो लेबल्स लें, वो सप्लीमेंट्स लें जो जनरल फूड कंपोजिशन से बने हुए हैं, जनरल जिनके अंदर एक्स्ट्रा उनके अंदर कंपाउंड्स नहीं हैं और केमिकल कंपाउंड्स नहीं हैं। तो सप्लीमेंट्स हमेशा जो है विद प्रॉपर एजुकेशन, विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अदर डाइटरी प्रैक्टिसेस टू हेल्प गेन वेट इन एथलीट्स। तो जो बाकी डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं या टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए से हम वेट गेन इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें आ जाता है कि आप एक टाइम के पे मील लेने के बजाय आप एथलीट के लिए स्मॉल मील्स इंक्लूड कर दें जो कि एनर्जी डेंस होंगे और फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे आप उसको दें। स्मॉल मील्स थोड़ा करके आप एथलीट को पूरा दिन दें। फिर उसके अलावा आप ये और काम कर सकते हैं कि पानी की जगह पे, जब प्यास लगती है तो पानी की जगह पे आप उनको फ्लूइड्स दें, ठीक है। मिल्क ले सकते हैं वो, या किसी टाइप का जूस ले सकते हैं, या किसी टाइप का प्रोटीन पाउडर मिक्सड इन अ फ्लूइड ले सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करें। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, और दूसरा जो कार्बन होती है उसके अंदर, या जो सोडा होता है उसकी वजह से एथलीट को ब्लोटेड फीलिंग आती है और उसका फीलिंग आती है कि जैसे उसका पेट भर गया है, तो जिसकी वजह से बाकी एनर्जी डेंस फूड नहीं ले सकते। तो इट्स बेटर कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना लें, इस तरह के फूड लें जो एम्प्टी कैलोरिक ना हो बल्कि हाई इन न्यूट्रिएंट्स हों। फिर उसके अलावा जो एथलीट्स ऑन द गो होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है उनके पास, या वो सफ़र के दौरान में हैं, या जो भी उनकी कोई और सोशल नीड्स हैं, तो उसमें उनके लिए ज़रूरी होता है कि अगर वो स्नैकिंग नहीं कर सकते तो आप उनको कमर्शियली प्रिपेयर्ड लिक्विड मील्स होते हैं, ये भी एक तरह के सप्लीमेंट्स ही कह लें आप, या सप्लीमेंट्स नहीं भी हैं तो वो एक तरह से कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिल्क है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका जो है एक कह लें एक स्नैक के हिसाब से पूरी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, तो वो ले सकते हैं। फिर उसके अलावा लेट टाइम स्नैक, बेड टाइम स्नैक ज़रूर इंक्लूड करें। जब भी सोने लगे हैं, सोने से 1 घंटा पहले आपका स्नैक होना चाहिए। एथलीट्स के लिए इट्स गुड क्योंकि फिर उनके सोने के दरमियान में उनके मसल्स बन रहे होते हैं,
तो वो जो लास्ट उनको मील मिलता है तो वो उससे जो है उनकी मसल रिपेयर, मसल रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो इन तरीक़ों से, इन डाइटरी प्रैक्टिसेस के ज़रिए से एथलीट्स में प्रॉपरली वेट गेन हो सकता है। तो सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और इन सिंपल कंसिडरेशंस के ज़रिए से हम एथलीट्स में नॉर्मल और पॉजिटिव वेट गेन करवा सकते हैं। So thank you for your attention. If you have any queries, you can ask me. Allah Hafiz.